वेलकम क्लास। दवाइयों के लेबल आपने देखे होंगे। लेबलिंग क्या होती है? जब हम दवाई बना लेते हैं उसके बाद हम उसको कंटेनर में फिल करते हैं और कंटेनर पे एक लेबल स्टिक करते हैं, उसी को हम लेबलिंग कहते हैं। और इस लेबल पे बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है जिसकी हमको जरूरत पड़ती है। आज हम इस लेक्चर में लेबल पे कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है उसको समझेंगे। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक लेबल लिया है जो कि पेंटोसेक DSR का है, जिसमें सॉल्ट होता है पेंटेप्राजोल, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलोंग्ड रिलीज कैप्सूल IP। तो इस लेबल के हम टॉप से शुरू करते हैं। टॉप पे आप RX का साइन देख रहे होंगे। ये गॉड जुपिटर का साइन होता है और इस साइन का मतलब होता है कि इस मेडिकेशन से पेशेंट हील हो जाए, जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए, ठीक हो जाए उसकी बीमारी, उसको आराम लग जाए, लक्षण उसके दब जाए। तो ऐसी प्रेयर करते हैं हम जुपिटर गॉड से और ये साइन बनाते हैं। और इसको 2 टेक से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये दवाई जो है इसको आपको खाना है। यही प्रिस्क्रिप्शन पर भी होता है और यही आप दवाइयों के लेवल पे भी देख सकते हो। RX मतलब नीचे जो RX के लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट आपको कंज्यूम करना है जिससे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो सबसे टॉप पे आप RX का साइन देख सकते हो। RX के नीचे पेंटेप्राजोल लिखा हुआ है। पेंटेप्राजोल एक मॉलिक्यूल है, एक PPI है, एक ड्रग है। ठीक है, जो PPI की कैटेगरी में आता है। PPI का फुल फॉर्म है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। हमारे गैस्ट्रिक बैग में, पेट की थैली में जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर पैराइटल सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स H+ आयन अवेलेबल कराते हैं और इस आयन के साथ कॉन्जुगेशन बनाता है Cl, जिससे HCl का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फूड के केमिकल ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेंटेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी का ड्रग है जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिशन से H+ आयन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये इस दवाई के काम करने का तरीका होता है। गेस्टो रेजिस्टेंट एक टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है और डोमपेरिडोन ऐड किया गया है। डोमपेरिडोन भी एक मॉलिक्यूल है जो कि एंटी इमेटिक की कैटेगरी में आता है। एंटी इमेटिक वो दवाई है जो वोमिटिंग और नौजिया, मतलब उल्टी आने के पहले जो मुंह में खारा खट्टा पानी आता है ना, उल्टी आने की जो इनिशियल फीलिंग होती है, उल्टी आने के पहले की जो फेज होती है ना, उसको ये कम करता है, जिससे वोमिटिंग हमारी स्टॉप हो जाती है। तो डोमपेरिडोन एक एंटी इमेटिक API है, मॉलिक्यूल है जो उल्टी को रोकने के काम आता है। ये दवाई 2 API के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। एक से अधिक API को ऐड करके दवाई बनाना कंपाउंडिंग कहलाता है। ठीक है, 2 या 3 भी API हो सकते हैं। API मतलब जो थेराप्यूटिक एक्शन देंगे ह्यूमन बॉडी में, उसको हम API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। किसी भी दवाई में API के साथ एक नॉन ड्रग पार्ट भी होता है जो उस दवाई को केवल सपोर्ट करता है, जिसको हम एक्सिपिएंट भी कहते हैं, जिसको हम एडिटिव्स भी कहते हैं, हम इसको फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स दवाई के एज अ कलरिंग एजेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ बल्किंग एजेंट, जो भी डोजेस फॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन हम डिजाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से फार्मास्यूटिकल एड्स को ऐड किया जाता है। जैसे हम ओरल प्रिपरेशन यदि यूज कर रहे हैं टैबलेट, तो हम उसकी कोटिंग करेंगे शुगर से, हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। जैसे वाइबाजीम आता है फाइजर का, वाइबाजीम जिसमें सिफिक्जीम होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो जैसे ही आप सिफिक्जीम के टैबलेट को ओपन करोगे, स्ट्रिप से बाहर निकालोगे, तो आपको वेनिला की फ्रेग्रेंस आएगी, टेस्ट आएगा। तो ये कंपनी ने टेक्नोलॉजी ऐड की है, पर ये जस्ट ड्रग के एलिगेंस को बढ़ाने के लिए है, पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए है, दवाई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए है। बाकी जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आएगा बॉडी में ड्रग का, वो API का होगा।
तो यहाँ पर पेंटेप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट और डेम्पेरेडॉन का कॉम्बिनेशन है, जो कि प्रोलोंग्ड रिलीज के साथ आता है। मतलब ये दवाई लंबे समय तक अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है। और आईपी जो लिखा हुआ है ये बताता है कि ये इंडियन फार्माकोपिया जो ड्रग रेसिपी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है ड्रग्स मेकिंग के लिए। तो हर कंपनी किसी न किसी फार्माकोपिया को फॉलो करती है, और जिस भी फार्माकोपिया के फॉर्मूला के आधार पे वो दवाई बनाई जाती है उसको मेंशन किया जाता है। आपने दवाइयों के लेबल पे देखा होगा, आईपी रहता है, बीपी रहता है, यूएसपी लिखा रहता है। तो ये सब फार्माकोपियाज हैं, है ना? ये समय समय पर इनके एडिशंस अपडेट किए जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, उसको सप्लीमेंट किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। हर साल जो नई दवाइयां आई हैं वो आईपी में ऐड की जाती है। आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, अभी लेटेस्ट एडिशन 2018 में आया है अपडेटेड। बीपी का 1864 में आया था, यूएसपी का 1820 में आया था। ये फार्माकोपियास के एडिशंस हैं, और हर साल इनको अपडेट किया जाता है। तो किसी भी लेबल पे आप कोई भी यदि एच शेड्यूल का ड्रग देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग देखेंगे, तो उस पे आपको मेंशन होगा कि वो किस फार्माकोपिया के हिसाब से बनाया गया है। तो आपको पहली लाइन क्लियर है कि आरएक्स साइन का मीन्स क्या होता है, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है सॉल्ट नेम, जिसको हम ड्रग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसको हम एपीआई भी कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। तो पेंटेप्राजोल और डोम्पेराडोन क्या होता है, प्रोलॉन्ग रिलीज टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैप्सूल्स भी आपने पढ़े हैं। कैप्सूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, दो टाइप के कैप्सूल होते हैं। तो इसमें जो कैप्सूल वर्ड आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में फिल किए गए हैं, क्योंकि हमारे जो सॉलिड मेडिकामेंट्स होते हैं उनको हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में फिल करते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपका कैप होता है, बॉडी होता है। बॉडी में हम मेडिकामेंट को फिल फिल करते हैं और ऊपर से कैप को लगा देते हैं, जिससे मेडिकामेंट हमारा इनक्लोज हो जाता है, जिससे मेडिकामेंट का जो ऑर्डर है और बिटर टेस्ट है वो मास्क हो जाता है। तो पेंटेप्राजोल और डोमपेराडोन कॉम्बिनेशन का ये कैप्सूल है, जो कि प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और ये इंडियन फार्माकोपिया को एज ए रेफरेंस मान के बनाया गया है, आईपी के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। आईपी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईपी के एडिशंस इंपॉर्टेंट है, और किसकी चेयरमैनशिप में आए हैं ये चार्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इस लेबल की पहली लाइन आपको क्लियर हो गई, लेबल की पहली लाइन आपको समझ में आई। आरएक्स साइन क्यों हमने यहाँ मेंशन किया है, पेंटेप्राजोल क्या होता है, किस कैटेगरी का ड्रग है, डोमपेराडोन किस कैटेगरी का ड्रग है, क्या काम आता है। इंडिविजुअली भी डोमपेराडोन आता है 20 mg की स्ट्रेंथ में और 30 mg की स्ट्रेंथ में। केवल यदि हमें वोमिटिंग रोकनी है तो हम डोमपेराडोन का यूज कर सकते हैं, और केवल हमें यदि एसिड के प्रोडक्शन को कम करना है तो इंडिविजुअली भी हम पेंटेप्राजोल का यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने इसमें दोनों को कंबाइन करके ये फॉर्मुलेशन को, इस डोजेस फॉर्म को कैप्सूल फॉर्म में डिजाइन किया है। नीचे आप सेकंड लाइन पे जैसे ही आएंगे तो आप पेंटोसेक DSR लिखा देखेंगे। पेंटोसेक DSR ब्रांड नेम है। ठीक है। ये शिप्ला कंपनी ने बनाया है। शिप्ला कंपनी ने पेंटोसेक इसको नाम दिया है। मॉलिक्यूल का नाम है पेंटेप्राजोल, उसी से मैच होता हुआ कंपनी ने इसका नाम रखा है पेंटोसेक। जैसे हम गुणों के आधार पे नाम रखते हैं, वैसे ही कंपनी भी अपने प्रोडक्ट को नाम का नामकरण करती है, नॉमेनक्लेचर करती है। इसी को हम ब्रांड नेम कहते हैं। ठीक है। जेनरिक नेम में दवाई को सॉल्ट नेम से एक्सप्रेस किया जाता है। यही दवाई यदि कोई जेनरिक कंपनी बनाती तो उस पे क्या लिखती, वो केवल लिखती पेंटेप्राजोल एंड डोमपेराडोन कैप्सूल आईपी, बस। इतना यदि लिखा होता तो हम समझ जाते कि ये जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक मेडिसिन सॉल्ट नेम से आती है, और ब्रांडेड मेडिसिन पे कोई ना कोई नाम जरूर होता है। सिप्ला है, वेनबेक्सी है, जीएसके है, पेनेशिया है, सनोफी है, कुछ एमएनसीज है, इसमें से कुछ इंडियन कंपनीज है जो दवाइयां बनाती है। तो वो अपने हिसाब से उस मॉलिक्यूल का नामकरण करती है, इसी को हम ब्रांड नेम कहते हैं। आप ब्रांड नेम पे एक साइन देखेंगे टॉप पे, एक सर्कल में आर बना होता है, ये साइन होता है रजिस्ट्रेशन का, मतलब ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। ठीक है।
तो पेंटोसिक इसका ब्रांड नेम हो गया। और शॉर्ट में डोमपेरिडोन जो ऐड है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, और एसआर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है सस्टेन रिलीज टेक्नोलॉजी का। ठीक है। सस्टेन सस्टेन मतलब किसी चीज को रोक के रखना, थाम के रखना। मतलब दवाई ने एक बार एक्शन देना शुरू किया तो वो उसके एक्शन को मेंटेन रखेगी लंबे समय तक। इसी को हम सस्टेन रिलीज बोलते हैं। सस्टेन मतलब थामना, रोकना, ठहराना उसको। तो एक्शन शुरू हुआ तो वो ठहरेगा लंबे समय तक। यही होता है सस्टेन रिलीज का मीनिंग। तो दवाई का एक्शन हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहेगा यदि ये टेक्नोलॉजी दवाई में यूज की गई है तो। ठीक है। तो ये है पेंटोसेक डीएसआर। शिप्ला कंपनी बनाती है। हमें कुछ दवाइयों की कंपनी के नाम भी पता होने चाहिए, और उन दवाई की कंपनियों के जो पॉपुलर, कॉमन और फेमस प्रोडक्ट्स हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो डॉक्टर फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का हमें ब्रांड नेम पता होना चाहिए। उनकी हमें स्टोरेज कंडीशन पता होना चाहिए, उनकी हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बिटर है, ठीक है, कौन सा हाइड्रोस्कोपिक है, कौन सा लाइट सेंसिटिव है। मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं वो आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। मॉइस्चर ट्रैप करके वो या तो लिक्विफाई हो सकते हैं, या तो वो डिटेरियोरेट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूज हो सकती है, उनका कलर ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो मॉइस्चर से ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। कंटेनर के ढक्कन को प्रॉपरली बंद किया जाता है, तो जिससे मॉइस्चर से उसको बचाया जा सकता है। दूसरा, दवाई को हमें सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, एक्सेस हीट से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे राजस्थान में, जैसलमेर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर यदि हम दवाइयों को एसी में नहीं रखेंगे तो दवाइयाँ खराब हो जाएगी, दवाइयों का सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा, दवाइयाँ हमारी समय से पहले ही एक्सपायर हो जाएगी, उनका कलर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उनका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नॉर्मली टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे महाराष्ट्र रीजन में भी टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। नॉर्मली ज्यादातर मैक्सिमम दवाइयों का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो अराउंड 5 डिग्री आपका 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जो वैक्सीन्स होते हैं उनको तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तो जिसके लिए कोल्ड चैन स्टोरेज सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, आशा और एएनएम जब टीकाकरण करती हैं तो उनके पास एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक आइस पैड होता है, बर्फ का एक पैकेट होता है चारों तरफ, और उसके बीच में वैक्सीन रखे होते हैं। तो वैक्सीन को यदि 8 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे रखा जाए तो वैक्सीन खराब हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, है ना। तो हर ड्रग का अपना स्टोरेज टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर इस लेबल पे मेंशन भी है, स्टोर एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, ये इस लेवल पे लिखा हुआ है। दूसरी लाइन है प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, इस दवाई को मॉइस्चर से बचाना है। तीसरा, इस पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, प्रिकॉशन लिखा हुआ है, हिदायत दी हुई है, एडवाइस दी हुई है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की पहुंच से इस दवाई को दूर रखना है। और नीचे जो आप रेड कलर की एक लाइन देख रहे हो जिसमें ये लिखा हुआ है, ये शेड्यूल एच का ड्रग है। जिस भी दवाई पे आपको लाल कलर की ये पट्टी नजर आए या साइड में आपको लाल कलर की लाइन नजर आए, इसका मतलब ये एच शेड्यूल का ड्रग है। ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पर ही डिस्पेंस किया जाएगा। डिस्पेंस मतलब क्या होता है, फार्मासिस्ट का पर्चे को रीड करके, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके पेशेंट को दवाई देना और समझाना कि कौन सी दवाई कब और कैसे खानी है, इसको हम ड्रग डिस्पेंसिंग कहते हैं। तो फार्मासिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है ड्रग डिस्पेंसिंग। वो पेशेंट को समझाएं कि दवाई को कैसे एडमिनिस्टर करना है, दवाई का कैसे उपयोग करना है, जो पेशेंट कंप्लायंस को बढ़ाएगा। पेशेंट कंप्लायंस का मतलब होता है पेशेंट डॉक्टर और फार्मासिस्ट की बात माने और उसके डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को, उसके द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस को एज इट इज फॉलो करे, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करे। यदि उसको कैल्शियम की टैबलेट दी और कहा आप इसको दूध के साथ लीजिए, तो वो दूध के साथ ही लेगा, ऐसा नहीं कि पानी के साथ ले लेगा। दूध के साथ यदि कैल्शियम का टैबलेट लेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तो पेशेंट के लिए ज्यादा बेहतर है ना। पेशेंट अपना मेडिकेशन भी शेयर करे डॉक्टर से कि मैं ऑलरेडी ये मेडिकेशन ले रहा हूँ, ऑलरेडी मैं डायबिटिक हूँ, ऑलरेडी मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ, या मुझे किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है। तो ये चीज
पेशेंट भी शेयर करता है डॉक्टर के साथ, और करना ही चाहिए, जिससे पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है और रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होता है। मतलब दवाइयों का सही उपयोग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। डॉक्टर यदि आपको एंटीबायोटिक देता है फॉर 7 डेज, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन फॉर 7 डेज। यदि आपने बीच में इसको स्किप कर दिया, क्विट कर दिया, या आपको लगा कि मुझे रिलीफ मिल गया है, मुझे आराम लग गया है, और आप वो दवाई को छोड़ देते हो, तो इन्फेक्शन का रियकरेंस हो जाएगा, और इन्फेक्शन दुगनी इंटेंसिटी के साथ फिर से लौट आएगा। तो इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मायने रखता है, किसी भी बीमारी का एक ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो उतना ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना चाहिए, और उसके बाद रिविजिट होती है पेशेंट की, डॉक्टर के पास फिर पेशेंट को जाना है, ताकि डॉक्टर उसको ये कंफर्म करे कि भाई अब आप ठीक हो चुके हो, अब आपको नहीं आना है ना। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को दिखाया, 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया था, 2 दिन ट्रीटमेंट लिया और तीसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, है ना। और दूसरे डॉक्टर को बताया भी नहीं कि पहले डॉक्टर के पास गए थे और पहले डॉक्टर ने मुझे ये मेडिकेशन दिया था। अब दूसरे डॉक्टर ने सपोज वही मेडिकेशन लिख दिया, है ना। तो दूसरे डॉक्टर को पहले डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो शेयर करना बहुत जरूरी है, तो उसके आधार पे वो ट्रीटमेंट करेगा। हो सकता है किसी पेशेंट के बॉडी में किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को लेके टॉलरेंस डेवलप हो गया हो, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो, जिस वजह से वो एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो कोई डॉक्टर उसको चेंज कर सकता है ना। इसको हम ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। एक ही दवाई को जब फ्रिक्वेंटली लंबे समय तक एक ही पेशेंट में यूज किया जाता है, तो उसकी बॉडी उस ड्रग के प्रति रिस्पॉन्स देना कम कर देती है, जिसको हम ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। तो इस केस में हमको मॉलिक्यूल चेंज करना पड़ता है। तो ड्रग की जो लेबल है, ये हमें ड्रग को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करती है, और इस पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इस पे जैसा आपने देखा डोजेस दिए हुए होते हैं, लेकिन डोजेस केवल ओटीसी प्रोडक्ट्स पे रहते हैं। ओटीसी प्रोडक्ट्स वो है जो ओवर द काउंटर दिए जाते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं, वो ओटीसी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। लेकिन जो एच शेड्यूल के ड्रग्स हैं, इस पे डोज मेंशन नहीं किया जाता। इस पे क्या लिखा होता है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। मतलब इसका डोज आपको फिजिशियन बताएगा, ये दवाई आपको कब लेनी है, कितनी लेनी है, ये आपको फिजिशियन बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा। तो जैसा कि ये एच शेड्यूल का ड्रग है, तो आप इस पे देख सकते हो डोजेज में लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। मतलब जैसा फिजिशियन आपको डायरेक्शन देगा, गाइडेंस देगा, उस हिसाब से आपको इस दवाई का डोज लेना है। अब नीचे आप आओगे तो ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन्स पेंटेप्राजोल सोडियम। पेंटेप्राजोल सोडियम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सोडियम सॉल्ट बनाने के काम आता है। जैसे आपने देखा होगा डाइक्लोफिनेक सोडियम, है ना, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, ऐसा आपने देखा होगा। जहां आपने डाइक्लोफिनेक पोटेशियम देखा होगा, वहां आप समझ जाना कि वो यूएसपी के हिसाब से बनी हुई है, उस पर आगे लिखा भी रहता है यूएसपी, डाइक्लोफिनेक सोडियम यूएसपी। ठीक है। और वहीं पर यदि आईपी के हिसाब से यदि कोई कंपनी बनाएगी, तो वो डाइक्लोफिनेक सोडियम आईपी लिखेगी, है ना। तो सोडियम पोटेशियम ये ड्रग के सॉल्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सॉल्ट बनाने से हमारा ड्रग स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हम आज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन क्या हम ड्रग को आज यूज करेंगे? नहीं। हो सकता है हम ड्रग को 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद यूज करें, तब तक ड्रग की इफिकेसी बरकरार रहे, तब तक हमारा ड्रग स्टेबल रहे, क्योंकि ड्रग के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। तो इनको हम सॉल्ट बना के इनको हम स्टेबल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ज्यादातर मैक्सिमम ड्रग्स आपको सॉल्ट फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि सॉल्ट बनाने से वो स्टेबल हो जाते हैं। और फिर जब वो हमारे गैस्ट्रिक बैग में जाएंगे, पेट की थैली में जाएंगे, तो वहां पर वो डिसोशिएट होंगे, डिसॉल्व होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, और फिर वो यदि रिएक्शन देते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उनको ये चाहते हैं कि वो अपना काम करें, है ना। तो इस हिसाब से हमने यहाँ सॉल्ट बनाया है इसका, पेंटेप्राजोल का सोडियम के साथ, और ये आईपी के हिसाब से बना है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन्स, मतलब आप एक कैप्सूल यदि लोगे, कैप्सूल इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म, इट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट मतलब एक बार में आप एक कैप्सूल ले लेते हो, एक कैप्सूल आप सॉलो कर लेते हो। तो जब आप एक कैप्सूल खाओगे, तो आपकी बॉडी में कितना मेडिकामेंट जाएगा, तो वो होता है इसका मतलब। तो आपकी बॉडी में जाएगा पेंटेप्राजोल 40 mg। अब ये जो 40 mg लिखा हुआ है, इसमें mg क्या है,
ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और एमजी मेजरमेंट का यूनिट है। मिलीग्राम जिसको हम बोलते हैं, एमजी का फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम। ठीक है। और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम आते हैं। और मैक्सिमम जो सॉलिड डोजेस फॉर्म के ड्रग्स हैं, आप उसको यदि ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसमें एमजी में स्ट्रेंथ लिखी हुई है ड्रग की, कि वो किस स्ट्रेंथ का ड्रग है। जैसे एमॉक्सिसिलिन का एमॉक्सी एमॉक्सीक्लेव आता है ब्रांड नेम, उसमें एमॉक्सिसिलिन होता है 250 mg 500 mg के कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है। तो ये जो mg दिया हुआ है, ये ड्रग की स्ट्रेंथ है, ड्रग की पावर है, ड्रग की क्वांटिटी है, कि वो उसमें कितना डला हुआ है ना। जैसे 1 ग्रेन इज इक्वल टू 60 मिलीग्राम। एक जो ग्रेन है, ग्रेन मतलब होता है दाना, है ना, तो वो 60 mg के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे इंटरी इंटरी कोटेड पैलेट्स, मतलब इसके जो पैलेट है उसमें इंटरी कोटिंग की गई है। तो ये कंपनी ने एडिशनल टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की है। जब भी कोई अच्छी कंपनी दवाई बनाती है तो उसमें वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी को ऐड करती है ना। जैसे आपने कोई लैपटॉप खरीदा, लेटेस्ट है, तो उसमें आईपी के टूल्स इंस्टॉल्ड होंगे, है ना। आ, आ, एआई के, सॉरी, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके टूल्स कंपनी ऐड करती है। तो कोई भी अच्छी कंपनी जब दवाई बनाती है तो उसमें वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर ऐड करेगी, सस्टेन रिलीज ऐड करेगी, है ना, एसआर लिखा होगा। या तो फिर उसमें आपका जैसे मसल्स रिलैक्सेंट को ऐड कर देगी पेन किलर के साथ, है ना, तो उसके ड्रग्स के कॉम्बिनेशन बनाएगी अपने रिसर्च के आधार पे, और ड्रग को ज्यादा इफेक्टिव बनाएगी। अब इसमें नेक्स्ट है आपका, ये भी मेंशन किया है कि इसमें हमने कलर कौन सा यूज किया है। ये गाइडलाइंस होते हैं, कंपनी को ये मेंशन करना होता है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे कुछ इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं। जैसे दवाई यदि भारत में बनी है तो भारत सरकार के जो नियम हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके हिसाब से ही दवाई पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है। और वही कलर्स यूज किए जाते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं, जो आईपी में मेंशन किए गए हैं। अब नीचे मार्केटेड बाय सिप्ला, इसका मतलब इसको सिप्ला ने बनाया है ना। आप देखोगे कई बार मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय में डिफरेंस होता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सिप्ला बनाए तो सिप्ला ही उसको मार्केट भी करेगी, सिप्ला ही उसकी मार्केटिंग भी करेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो कंपनी बनाएगी तो मैन्युफैक्चर्ड बाय में उसका नाम लिखा होगा, और जो उसको बेचेगी, मार्केट करेगी, उसको प्रमोट करेगी, उसकी मार्केटिंग करेगी, उसके सेल्स को रेगुलेट करेगी, उस भी कंपनी का वहां पर नाम रहता है। एड्रेस रहता है मैन्युफैक्चरर का, कि वो दवाई कहाँ बनाई गई है, फुल एड्रेस रहता है। कस्टमर केयर नंबर्स भी रहते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स पे कस्टमर केयर नंबर नहीं होते हैं। बाकी जनरल प्रोडक्ट्स आप देखोगे जो एफएसएसआई रेगुलेट करती है, तो उस पर आपको नजर आएंगे। अब ये कैप्सूल को कैसे लेना है, ये भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कैप्सूल को आपको सॉलो करना है, और होल कैप्सूल को सॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप कैप्सूल को चबा लें, चू कर लें आप उसको। एक बार आपने मुंह में कैप्सूल रखा, आप पानी पी लो और उसको निगल लो पूरा एक बार में, है ना। और लिखा हुआ है कि इसको आपको जब खाओगे तभी ओपन करना है। ऐसा नहीं कि आपने कैप्सूल ओपन करके रखा है खुले में। खुले में यदि रखोगे तो कैप्सूल खराब हो जाएगा, उसकी इफिकेसी कम हो जाएगी, और वो आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। और कैप्सूल को कोशिश करना है कि आपको जब भी आप दवाई खाओ, मरीज दवाई खाए, तो वो हाथ को धुल ले, क्योंकि उसके हाथ में हो सकता है माइक्रोब्स हो, उसके हाथ गंदे हो, तो वो जो गंदगी है वो कैप्सूल पे भी लगेगी और वो फिर आपके पेट में जाएगी। तो उससे बचने के लिए कैप्सूल को साफ सुथरे हाथों से ही होना चाहिए। और वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि स्टिप से बाहर आए और सीधे आपके मुंह में जाए, ज्यादा लंबे समय तक वो एयर के कांटेक्ट में ना रहे, लाइट के कांटेक्ट में ना रहे, है ना। तो इस चीज की आइडियली कोशिश की जाती है ना। और ठंड के दिनों में यदि आप कैप्सूल खा रहे हो, टेबलेट खा रहे हो, तो आपको गुनगुने पानी से लेनी चाहिए। गुनगुना मतलब ऐसा पानी, ठंडी के दिनों में पानी का जो टेम्परेचर है वो काफी नीचे आ जाता है, पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ठंडे पानी के साथ कभी भी कैप्सूल टेबलेट नहीं ली जाती, ल्यूक वार्म वाटर के साथ ली जाती है। ल्यूक वार्म वाटर मतलब जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा हो। मानो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का टेम्परेचर अराउंड 40 के आसपास रहना चाहिए। तो ये आइडियली दवाई लेने का तरीका होता है। तो यहाँ पर ये हमने इस लेवल को डिस्कस किया।
इसमें किसी को कोई डाउट है? हमने यहाँ पर देखा ड्रग का स्टोरेज टेम्परेचर, हमने उसके सॉल्ट नेम देखा, उसके मॉलिक्यूल का नाम, उसमें कौन सा एपीआई डला हुआ है, कंपनी ने उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी ऐड की है, और उस टेक्नोलॉजी को ऐड करने से हमें क्या फायदा मिल रहा है ना। और नीचे एमआरपी भी लिखी होती है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हर कंपनी एमआरपी मेंशन करती है अपनी दवाई की। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब कम कोई भी रिटेलर इस प्राइस से ज्यादा पे इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, है ना। और ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं। और ये जो एमआरपी डिसाइड होती है, ये इस आधार पे होती है कि कंपनी ने उसमें जो लेबर कॉस्ट लगाया है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाया है, जो रॉ मटेरियल को परचेसिंग के लिए कॉस्ट लगाया है, ये सारे कॉस्टों को, जो भी टैक्सेस लगे हैं, ये सबको ऐड करके रेगुलेटरी बॉडी एक ऐसा प्राइस डिसाइड करवाती है कि जिससे कस्टमर पे ज्यादा लोड ना पड़े, उसकी पॉकेट पे ज्यादा वजन ना पड़े, और वो प्रोडक्ट एफोर्डेबल होना चाहिए, और उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज को देख के एक एमआरपी डिसाइड की जाती है। या एमएसपी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मतलब इससे ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते। क्योंकि हो सकता है कोई दवाई यदि लाइफ सेविंग है तो उसको कंपनी बहुत ज्यादा प्राइस में बेचे। ऐसा होना चाहिए क्या? इसके लिए डीपीसीओ भी, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में लॉन्च हुआ है, जिसको फॉलो करती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है। तो ये आपको इसमें इस लेवल में कहीं कोई डाउट आप ये इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल की इसकी पैकेजिंग है ना, ब्लिस्टर टाइप की पैकेजिंग में आता है। ब्लिस्टर मतलब होता है फफोले जैसी पैकिंग, मतलब बीच में एक हॉलो स्पेस रहेगा और उसके बीच में हमारी दवाई रहेगी। और जब भी दवाई को हम बाहर निकालें, तो ऐसा ना हो कि भाई हमने उसको थोड़ा सा फाड़ के छोड़ दिया और कल खाएंगे, मतलब हमें जब उसको खानी है तब हम उसको निकालें, और इस हिसाब से निकालें कि जो बाजू वाला कैप्सूल है, उसका जो सेल है, उसकी जो फॉइल है, वो फटनी नहीं चाहिए। नहीं तो एक कैप्सूल हम आज खाएंगे, एक कैप्सूल कल खाएंगे, और कल के कैप्सूल को हमने आज के कैप्सूल को निकालते वक्त थोड़ा सा उसके साइड को कॉर्नर से फाड़ दिया, है ना, लापरवाही की वजह से। इस वजह से अब वो कल तक हो सकता है, खराब हो सकता है वो, है ना। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, नेकेड आई से हमें नजर नहीं आते वो, लेकिन कंटामिनेशन कॉज करते हैं, और दवाई काफी सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो हमें दवाई को कंटामिनेशन से बचाना है। हमें हमारे घर को भी स्टेलाइज करना चाहिए, साफ सफाई करते रहनी चाहिए। जो डिसइंफेक्टेंट्स है उनका हमें यूज करना चाहिए, फिनाइल से टॉयलेट साफ करनी चाहिए, फ्लोर को साफ करने के लिए लाइजॉल यूज करना चाहिए, ताकि हमारा घर सैनिटाइज रहे, हमारा घर साफ सुथरा रहे, है ना। क्योंकि साफ सफाई न रखने से भी इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो बीइंग एज अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए। किसी भी दवाई के लेवल को आप टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करें, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, है ना। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इन फ्यूचर आपके सामने कोई भी ड्रग आता है, तो आप ऐसे ही उसके एक एक शब्द को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे। ठीक है। ये तो मैंने आपको एक लेवल बताया है, ऐसे तो हजारों लेवल होंगे, है ना। सिरप के लेवल होंगे, इंजेक्शन पे लेवल होते हैं, हर दवाई पे लेवल होते हैं, तो उनके लेवल को आप समझें, आपको उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक। तो आपको इसमें कोई डाउट है इस लेवल में? किसी को कुछ पूछना है बेटा? किसी को कोई हेलो डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। सर, ये पेंटोसेक डीएसआर नाम है पूरा या वो डीएसआर का अलग मीनिंग है कुछ? पेंटोसेक ब्रांड नेम है, पेंटोसेक डीएसआर पूरा ब्रांड नेम है, और जो डी है वो डोम पेराडॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डोम पेराडॉन मतलब एंटीमेटिक ड्रग कंपनी ने इसमें ऐड किया है। और जो एसआर है वो फुल फॉर्म है सस्टेन्ड रिलीज का। तो ये पूरा इसका ब्रांड नेम है, मतलब कंपनी ने अपने बच्चे का नाम रखा है। सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, तो जितने भी प्रोडक्ट है उसकी गार्जियन कौन हो गई? कंपनी, तो वो अपने हिसाब से नाम रखती है। ठीक है, कुछ भी रख सकती है। जैसे फाइजर ने बनाया रेबिप्राजोल, तो उसने एबो 5 नाम रख दिया, एबो 5। एबो 5 नाम क्यों रखा? उसकी क्वालिटी के आधार पे कि हमारा जो ड्रग है वो पीएच को 5 से नीचे नहीं आने देगा, मतलब एसिडिटी को
कम करेगा। इस हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा लॉजिक और सेंस लगा के अपने प्रोडक्ट का नाम एबो 5 रख दिया। तो एबो 5 से कहाँ समझ में आता है कि उसमें रेबिप्राजोल है? चलो पेंटोसेक्स से तो समझ में आता है कि पेंटेप्राजोल होगा, रेबियम आता है, रेबलेट आता है, रेबिसेक आता है, तो इससे नाम से समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ कंपनी तो ब्रांड नेम ऐसे रखती है कि समझ में भी नहीं आता कि उसमें है क्या, है ना। जैसे एबो 5 मैंने आपको एग्जांपल दिया, फाइजर का आता है रेबिप्राजोल का फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो पेंटोसेक डीएसआर जो है वो ब्रांड नेम है, ठीक है। अब यही दवाई यदि जेनरिक नेम से आती तो क्या लिखा होता? पेंटेप्राजोल एंड डोमपेरोडोन आईपी, बस इतना लिखा रहता, है ना। या पेंटेप्राजोल 40 mg आईपी ऐसा लिखा होता, ठीक है, यदि जेनरिक में आती तो। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर ये रेड सेक्शन में जो सर हाईलाइट किया हुआ है, तो सर ये क्या चीज है? ये जो रेड सेक्शन में हाईलाइट किया है, ये बताता है कि ये एच शेड्यूल का ड्रग है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। इसके हिसाब से ड्रग्स को शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। नार्कोटिक ड्रग्स जो कि एक्स शेड्यूल में आते हैं, एच शेड्यूल में आते हैं आपके एंटीबायोटिक्स जैसे सिफिक्सिम हुआ, इंजेक्शन हुआ, ये आपके किसमें आते हैं? एच शेड्यूल में, जो आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं। आरएमपी मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। 1956 में आया था आपका एमबीबीएस डॉक्टर जिसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, एमसीआई एक्ट, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें जो रजिस्टर्ड है 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग, वही आरएमपी कहलाते हैं, और वही एलोपैथिक मेडिसिन आपके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बीएमएस और बीएचएमएस डॉक्टर नहीं कर सकते, वो अपने पैथी के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इलीगली करते हैं, लेकिन ये गलत है। कोई भी जैसे बीएमएस डॉक्टर है वो किसी को ऐसे सिफिक्सिम का इंजेक्शन नहीं लिख सकता ऑन पेपर रिटर्न में। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो उसकी पैथी नहीं है। बीएमएस की पैथी है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशन लिखेगा वो। और जो एमबीबीएस है वो एलोपैथिक फॉर्मुलेशन लिखेगा। और जो बीएचएमएस डॉक्टर है वो जो उनके टिंचर्स आते हैं, उनकी जो वाइट मेडिसिन आती है ना, मदर टिंचर्स आते हैं, वो वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखने की अथॉरिटी एलोपैथिक मेडिसिन के जो शेड्यूल्स हैं वो केवल किसको है? आरएमपी को होती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो भी जिस पैथी का है उसी के ड्रग लिखेगा, ठीक है। अब बताओ, कोई किसी को इंजेक्शन लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। ओटीसी ड्रग्स तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ओटीसी जो ड्रग्स होते हैं ओवर द काउंटर, जैसे हमको पैरासीटामोल लेनी है तो हम डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है ना। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, है ना, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस आते हैं जो कि स्किन पे एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, है ना। तो वो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो ये है आपका एच शेड्यूल का ड्रग्स, इसलिए इस पे ये लाल कलर की लाइन है। वहीं पर यदि ये नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग होता तो काले कलर की लाइन होती, ब्लैक कलर की लाइन होती, या ब्लैक कलर की पट्टी होती। तो इससे हम समझ जाते हैं नार्कोटिक है। और नार्कोटिक ड्रग से ड्रग डिपेंडेंस आता है, ड्रग मिसयूज होता है, तो उसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है 3 साल तक मेडिकल स्टोर पे, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो हम दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उसके लाइसेंस भी अलग होता है। कुछ आपने मेडिकल देखे होंगे जहाँ नार्कोटिक्स नहीं आते, क्यों? क्योंकि उनने फॉर्म नंबर वो मेंशन नहीं किया है। ये आपको नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये जो कुछ मैंने पढ़ा